हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू स्टडी वायर यूट्यूब चैनल। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं संख्या पद्धति। ठीक है, तो यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे और एक अच्छा खासा लंबा टॉपिक चलेगा, क्योंकि सबसे पहले हम संख्याओं के बारे में जानेंगे। संख्याओं के बारे में जानने के बाद इसके अंतर्गत बहुत सारी चीज़ें आती है, विभाज्यता से नियम, फिर इकाई का अंक निकालना, फिर संख्या से रिलेटेड क्वेश्चन, फिर उसके बाद 2 अंकों की संख्या, 3 अंकों की संख्या और बहुत सारी चीज़ें। ठीक है, जो थ्योरेटिकल क्वेश्चन होते हैं। तो आज के जो लेक्चर होगा आज का पूरा, उसमें हम इन पूरी संख्याओं के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो ऐसा हो सकता है आपको बहुत सारी चीज़ें पता और बहुत सारी चीज़ें पता ना हो, फिर भी जो लोग अगर इसे छोड़ने वाले, उनको ऐसा लग रहा है कि सारी चीज़ें हमें पता है, तो एक छोटा सा क्वेश्चन का पहले आंसर दे दो, उसके बाद अगर आपका मन करे तो आप यहाँ से आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, तो सिर्फ ये याद रखना, क्या ये परिमेय संख्या है, ठीक है, या ये भिन्न है। मैंने 2 नाम लिए यहाँ, एक भिन्न और एक परिमेय संख्या। तो आपके अनुसार ये क्या है, परिमेय है या भिन्न है। ठीक है, अगर आपको इतनी चीज़ें आती है, इसका मतलब आपको ये सारी चीज़ों के बारे में आता होगा। ठीक है, और यहाँ पर अगर आपको संपूर्ण संख्या का नॉलेज है, ठीक है, संपूर्ण संख्या हो सकता है आपने पढ़ी भी हो, परंतु बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो आपको इसमें नई सीखने को मिलेगी अगर आपको संपूर्ण संख्या के बारे में पता है यहाँ पर। और अगर आप बात करोगे तो विशिष्ट पूर्णांक के बारे में आपको अगर पता है, तो कुछ ऐसी ऐसी चीज़ें जो आपको अगर पता है तो आप बिल्कुल छोड़ सकते हैं। कुछ लोगों के माइंड में चल रहा होगा कि ये चीज़ें पता हो तो वो छोड़ के जा सकते हैं। बाकी मेरे अनुसार आपको ये लेक्चर पूरा देखना चाहिए। इससे क्या होगा कि आपके बेसिक कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे हो जाएंगे संख्याओं से रिलेटेड, जो क्वेश्चन बनते हैं बेसिक से, वो सारी चीज़ें बनेंगे। और स्पेशली जो एमपी का पेपर होता है उसमें बेसिक से क्वेश्चन ज़्यादातर उठाए जाते हैं, और वो मैक्सिमम ऐसे स्टूडेंट होते हैं जिनसे नहीं बनते हैं। तो सबसे पहले हम बात करें किसकी, अंक की। ठीक है, तो हम अंक की बात कर रहे हैं, तो अंक किसे कहते हैं, तो आप इतना जानते हैं, डिजिट। तो हम डिजिट की बात करने वाले हैं, डिजिट इसको बोलते हैं। तो हम जब कोई भी संख्या लिखते हैं, ठीक है, संख्या अलग चीज़ होती है, अंक अलग चीज़ होती है। ठीक है, तो अगर मैं अंक की बात करूँ तो हम कोई भी संख्या अगर लिखें तो उनमें जिन अंकों का इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 0। ठीक है, तो हम कोई भी संख्या लिखे इस दुनिया की, वो हमेशा और हमेशा इन अंकों से मिलकर बनेगी। और सबसे पहला यहाँ ये क्वेश्चन बन जाता है कि टोटल अंकों की संख्या कितनी है, तो कितनी है, 10। ठीक है, अंक होते क्या क्या है, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 0। 0 भी खुद एक अंक है। तो टोटल कितने अंक होते हैं, तो 10 अंक होते हैं। ठीक है, इन 10 अंकों के बारे में ही हम अलग अलग प्रकार की चीज़ें यहाँ पढ़ेंगे। तो पहला क्वेश्चन यहाँ से कंप्लीट होता है कि अंकों की संख्या टोटल कितनी है, 10। अब हमसे ये बोल ले कि संख्या क्या है। ठीक है, संख्या और अंक में अंतर क्या है, तो संख्या मतलब नंबर। ठीक है, संख्या और नंबर की अगर हम बात करें तो जो अंक होते हैं वो किसी चीज को रिप्रेजेंट नहीं करते हैं। अंक हमेशा और हमेशा सहयोग करते हैं किसका, संख्या बनाने में। ठीक है, अंक हमेशा और हमेशा किसका सहयोग करेंगे, संख्या बनाने में। अगर मैं ये बोल दूं कि ये संख्या 1 है, तो संख्या किसी चीज को रिप्रेजेंट करती है। जैसे मैं यहाँ लिख दूं 1, फिर उसके बाद आम, तो ये जो 1 है अब ये बन गई है संख्या। ये किस चीज को रिप्रेजेंट कर रही है, आम को रिप्रेजेंट कर रही है। अगर मैं यहाँ लिख दूं, ये कितना लिखा है, 12। ठीक है, तो 12 अब क्या बनी, ये संख्या बनी। क्लियर हो पा रहा है। तो अंक और संख्या अलग अलग है। संख्या किसी चीज को रिप्रेजेंट करती है, किसी प्रोडक्ट को रिप्रेजेंट करती है। जैसे मैंने यहाँ 12 लिख दिया और यहाँ मैं लिख दूं जाम। ठीक है, तो हम ये बोल सकते हैं कि 12 किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो 12 जाम की बात कर रहा है, 12 आम की बात कर रहा है। तो संख्या किसी चीज को रिप्रेजेंट करती है, बल्कि जो अंक होते हैं वो संख्या को बनाने में सहायक करते हैं। अगर मैं आपसे बोल दूं कि ये 3 है, 3 पेन है मेरे पास, 3 क्या है, पेन, तो जो 3 पेन के पहले इस्तेमाल किया है, ठीक है, 3 पेन, ऐसा जैसे 3 और पेन। हो सकता है आपको थोड़ा सा अटपटा सा लगे, 3 और पेन, तो पेन के पहले अगर 3 लिखा तो आपसे अगर पूछ ले कि ये 3 क्या है, संख्या है या अंक, तो ये किसका काम करेगी, संख्या का काम करेगी। कहने का मतलब कि अगर कोई भी संख्या के बाद कुछ चीज़, स्पेसिफिक चीज़ लिख दे, आर्टिकल का नाम लिख दे, तो वो किसका काम करने लगती है, संख्या का। तो आई होप यहाँ से आप अंक और संख्या दोनों का मतलब अलग अलग समझ पाए होंगे। ठीक है, तो अंक सिर्फ टोटल कितने होते हैं, 10 होते हैं। तो अंक के बारे में इतना ही था। और संख्या किस चीज़ को बोलते, तो आप चीज़ें समझ गए होंगे कि जब कोई अंक या कोई नंबर किसी चीज़ को रिप्रेजेंट करने लगे तो हम उसे क्या बोलते हैं, संख्या बोलते हैं। ठीक है, सेकंड में आ जाता है प्राकृत संख्या। अब यहाँ से होती है कहानी चालू। ठीक है, अब प्राकृत संख्या की हम बात करें तो हम ये बोल सकते हैं कि प्रकृति में जिन चीज़ों को हम गिनना स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है, प्रकृति में जो भी चीज़ें हैं जिनको हम गिनना स्टार्ट कर सकते हैं, नंबरिंग या कैलकुलेट स्टार्ट कर सकते हैं, तो उनको बोलते हैं प्राकृत संख्या। जैसे प्राकृत संख्या, ठीक है, प्राकृत संख्या नेचुरल नंबर,
नेचुरल नंबर। तो देखो प्राकृत संख्या हम किसको बोलेंगे, तो मैं ये बोल रहा हूँ कि परिभाषा ये है कि प्रकृति में जो चीज़ें पाई जाती है या जो है जिनको हम गिनना स्टार्ट कर सकते हैं। तो गिनती हमेशा गिनना, अगर किसी चीज़ को आपके सामने अगर ये मैंने पेन रख दिए, इनको अगर गिनना स्टार्ट करना है तो कहाँ से करोगे, 1 से, फिर 2 से, 3 से। तो हम ये बोल सकते हैं कि प्रकृति, प्राकृत संख्या इसलिए प्रकृति में जो चीज़ें पाई जाती है और जिनको हम गिनना स्टार्ट कर सकते हैं तो उन्हें हम क्या बोलते हैं, प्राकृत संख्या बोलते हैं। तो प्राकृत संख्या कहाँ से स्टार्ट होगी, तो 1, 2, 3 और ये कहाँ तक होगी, तो अनंत तक होगी। ठीक है, तो आपको यहाँ से ये याद रखना है कि प्राकृत संख्या स्टार्ट कहाँ से होती है, तो 1 से होती है। ठीक है, तो सिर्फ और सिर्फ इतना ही, और प्रकृति में जिन्हें गिना जा सकता है उसे प्राकृत संख्या बोलते हैं। बारी आती है किसकी, पूर्ण संख्या की। अब इसके बाद यहाँ कंपैरिजन स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, प्राकृत संख्या में, पूर्ण संख्या में, पूर्णांक में, शून्य में, विशिष्ट पूर्णांक में, सब में। अब यहाँ देखो कि 1, 2, 3, ठीक है, ये क्या हो गई, प्राकृत संख्या। अब मैं यहाँ बात कर रहा हूँ पूर्णांक की। ठीक है, ये हम यहाँ बात करने लगे हैं पूर्णांक की, और यहीं पर आप चीजें समझने की कोशिश कर रहे हैं कि हम कंपेयर कैसे कर रहे हैं। पूर्ण संख्या, होल नंबर, ठीक है, होल नंबर। अब देखो पूर्ण संख्या किसको बोलेंगे, जब हम इस प्राकृत संख्या में, प्राकृत संख्या में 0 को इंक्लूड कर ले तो हम उसे क्या बोलते हैं, पूर्ण संख्या बोलते हैं। तो कैसे, ये हमारे पास अभी कहाँ से था, 1, 2, 3, 4 इन्फिनाइट तक था। मतलब पेपर में अगर आपको कुछ इस प्रकार दे दे और आपसे पूछ ले कि ये किस संख्या को रिप्रेजेंट करता है, तो ये प्राकृत संख्या को रिप्रेजेंट करता है। परंतु उन्हीं प्राकृत संख्या के साथ अगर मैं 0 को इंक्लूड कर लूँ, 0, 1, 2, 3 और ये भी कहाँ तक रहेगा, इन्फिनाइट तक। तो अब ये किन चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है, ये पूरा का पूरा ग्रुप, तो ये पूर्ण संख्या को रिप्रेजेंट करता है। यहाँ तक आप चीज़ें समझ पाए। तो देखो प्राकृत संख्या 1 से स्टार्ट होती है, पूर्ण संख्या 0 से स्टार्ट होती है। अब यहाँ सबसे अच्छा क्वेश्चन क्या बनता है वो देखो, मैंने बोला कि प्रत्येक प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या होती है। ठीक है, यहाँ मैं लिख देता हूँ, प्रत्येक प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या होती है। तो देखो यहाँ एक लाइन लिखी कि प्रत्येक प्राकृत संख्या जितनी भी है वो सबकी सब क्या होती है, पूर्ण संख्या होती है। तो ये प्राकृत संख्या है, ये पूर्ण संख्या होती है या नहीं, तो ये देखो प्राकृत संख्या यहाँ से लेकर यहाँ तक थी, क्या ये पूरी की पूरी इसके अंदर है, तो बिल्कुल है। तो ये कथन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। परंतु मैं यहाँ उल्टा अगर बोल दूँ कि प्रत्येक पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या होती है, ठीक है, अगर मैं ऐसा कुछ कथन लिख दूँ कि प्रत्येक, ठीक है, प्रत्येक पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या होती है। अगर मैंने ऐसा लिख दिया कि प्रत्येक पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या होती है, तो ये देखो ये पूर्ण संख्या का ग्रुप, ये पूरा का पूरा यहाँ दिख रहा है क्या, तो नहीं दिख रहा है क्योंकि यहाँ 0 है। पर ये संख्या जब हम इसमें ओवरलैप करें, क्योंकि प्रत्येक पूर्ण संख्या क्या होती है बोला है, प्राकृत, तो ये इसको अगर हम यहाँ ओवरलैप करें तो यहाँ पर एक्स्ट्रा क्या है, 0, मतलब पूर्ण संख्या प्राकृत होती है क्या, नहीं। तो प्रत्येक पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या नहीं होती है, जबकि प्रत्येक प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या होती है। ठीक है, ये चीज आप समझ पाए। ठीक है, ईच नेचुरल नंबर आर होल नंबर बट ईच होल नंबर आर नॉट नेचुरल नंबर। चीजें समझ पा रहे हैं आप कि प्रत्येक प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या होती है, परंतु प्रत्येक पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या नहीं होती। तो प्राकृत संख्या और पूर्ण संख्या दोनों के बारे में आप समझ पाए हैं। थोड़ा सा आगे बढ़ते अब हम आते हैं पूर्णांक पे। ठीक है, अब ये दोनों चीजें याद रखना है क्योंकि पूर्णांक को हम इन दोनों तीनों के साथ कंपेयर करेंगे। और सबसे पहले यह है कि अगर हम गणित पढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं तो आपको कम से कम नंबरों के बारे में ज़रूर पता होना चाहिए। ये बहुत बेसिक चीज़ें हैं, परंतु ये होता है कि बहुत से ऐसे स्टूडेंट हमें ऑफलाइन क्लास में भी देखने को मिलते हैं कि उन्हें ये नहीं पता होता और डायरेक्ट हम स्टार्ट कर देते हैं कहीं से भी पढ़ना। तो ऐसा नहीं होता है, हमेशा एक चीज़ की एक कंडीशन होती है और एक दौर होता है जिससे गुजरना होता है। हम बात कर रहे हैं पूर्णांक की। ठीक है, पूर्णांक या इंटीजर्स। ठीक है, इंटीजर्स, पूर्णांक किसको बोलेंगे। तो देखो मैं यहाँ अगर ऐसा कुछ लिखूं 1, 2, 3 और ये इन्फिनिट तक, तो ये किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो आप बोलोगे प्राकृत संख्या को। क्लियर है। यहाँ अगर मैंने 0 एक्स्ट्रा लिख दिया तो अब ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, तो पूर्ण संख्या को। अब आप जब छोटी क्लास में थे तो आपने एक स्केल पढ़ा होगा, इसको बोलते हैं संख्या स्केल। ठीक है,
यहाँ होता है 0, राइट हैंड साइड में होता है 1, फिर यहाँ होता है 2, यहाँ होता है 3, यहाँ होता है 4, ठीक है। इधर आ जाएगा कितना -1, यहाँ -2, यहाँ -3। तो ये संख्या स्केल पढ़ा होगा। तो मैं यहाँ से ये बताना चाह रहा हूँ कि यहाँ से ये वाला जो स्केल है इधर आगे, ये किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है? तो प्राकृत संख्या को, प्राकृत संख्या को रिप्रेजेंट कर रहा है। वहीं पर अगर हम यहाँ से लेकर इधर की बात करें तो ये रिप्रेजेंट करता है किसको? पूर्ण संख्या को, ठीक है, पूर्ण संख्या को। और ये पूरा का पूरा जो स्केल है, ये पूरा का पूरा स्केल जो है, ये पूरा का पूरा स्केल रिप्रेजेंट करता है किसको? पूर्णांक को, ठीक है, पूर्णांक को रिप्रेजेंट करता है। कहने का मतलब जो पूर्णांक है उसमें 0, तो देखो ये 1 से लेकर इधर की संख्या पहले प्राकृत संख्या थी, 0 इस्तेमाल किया तो ये क्या बन चुका हमारे पास? पूर्ण संख्या बन गई। और अब पूर्णांक की बात आ रही तो यहाँ पर क्या आएगा? इधर -1, -2, -3 और इधर क्या? इन्फिनाइट। हम ये बोल सकते हैं कि जब माइनस इन्फिनाइट से लेकर प्लस इन्फिनाइट तक के बीच के सारे नंबर क्या कहलाते हैं? तो पूर्णांक कहलाते हैं। अब यहाँ पर चीज़ें समझना, मैं अगर आपसे बोल दूं कि प्रत्येक प्राकृत संख्या, समझना, प्रत्येक प्राकृत संख्या पूर्णांक है तो बिल्कुल सही है, क्योंकि जो प्राकृत संख्या का ग्रुप है ये पूरा का पूरा पूर्णांक के अंतर्गत मिलता है। इसका मतलब प्रत्येक प्राकृत संख्या क्या होगी? पूर्णांक होगी। अगला क्वेश्चन में अगर आपसे बोलूं कि प्रत्येक पूर्ण संख्या प्राकृत, ये पूर्णांक है, ठीक है, प्रत्येक पूर्ण संख्या पूर्णांक है, तो देखो पूर्ण संख्या जो 0 से लेकर स्टार्ट हुई थी, ठीक है, इधर तक, वो सब की सब इसके अंदर मिल रही है, तो प्रत्येक पूर्ण संख्या पूर्णांक होगी। थर्ड क्वेश्चन अगर मैं बात कर लूँ यहाँ पर कि प्रत्येक पूर्णांक प्राकृत संख्या है, ठीक है, प्रत्येक जो पूर्णांक है वो प्राकृत संख्या है, तो क्या होगा? गलत, क्योंकि पूर्णांक यहाँ से यहाँ तक होता है जबकि प्राकृत इधर होती है। तो जब हम इसको उठा के अगर यहाँ रखें तो ये ओवरलैप करेगा क्या? नहीं, यहाँ पर इतनी चीजें एक्स्ट्रा होती है, तो प्रत्येक पूर्णांक प्राकृत संख्या नहीं होता है। सेकंड क्वेश्चन कि प्रत्येक पूर्णांक पूर्ण संख्या होता है क्या? तो नहीं, ठीक है। क्यों नहीं? क्योंकि पूर्ण संख्या का ये ग्रुप जब यहाँ करेंगे तो 0 तक इधर तो ओवरलैप होगा, पर यहाँ पर ये चीजें एक्स्ट्रा है, इसलिए प्रत्येक पूर्णांक पूर्ण संख्या नहीं होता है, ठीक है। तो हम यहाँ पर क्या क्या चीजें समझ चुके हैं? अंक किसे बोलते हैं, प्राकृत संख्या किसे बोलते हैं, पूर्ण संख्या किसे बोलते हैं, पूर्णांक किसे बोलते हैं। अब बारी आती है किसकी? शून्य की। तो शून्य को आप बहुत अच्छे से जानते हैं। यहाँ पर 2 और चीजें होती है। देखो ये जो पूर्ण संख्या है, ठीक है, हम इसको बोलते हैं धनात्मक पूर्णांक। ये 0 से इधर, ठीक है, इसको बोलते हैं धनात्मक, ठीक है, धनात्मक पूर्णांक। और 0 को छोड़ दें, इसको बोलते हैं ऋणात्मक पूर्णांक, ऋणात्मक पूर्णांक। अब देखो हमने क्या करा, जो पूर्णांक हमारे पास था 0, 1, 2, 3 इन्फिनिट तक, 0 से इधर माइनस में जाएंगे तो इधर, तो इसको हमने खुद 2 भागों में बांट लिया। जो धनात्मक संख्याएं थी 1, 2, 3, 4, तो इसको बोल दिया क्या? धनात्मक पूर्णांक। और माइनस वाली जो संख्याएं थी इसको क्या बोल दिया? ऋणात्मक पूर्णांक। मतलब पूर्णांक को हमने 2 भागों में बांट लिया। फिर भी हमारे पास एक 0 एक्स्ट्रा बच चुका है, ठीक है, 0 एक्स्ट्रा बच चुका है किसके अंतर्गत से? पूर्णांक से। जब पूर्णांक को 3 भागों में बांटे तो हम एक धनात्मक पूर्णांक और ऋणात्मक पूर्णांक, एक 0 अलग से बच जाता है। तो अगर हम 0 की बात करें तो 0 ना तो धनात्मक पूर्णांक होता है ना ही ऋणात्मक पूर्णांक होता है, परंतु 0 पूर्णांक है, ठीक है। क्या बोला मैंने कि 0 जो है वो ना ही धनात्मक पूर्णांक है ना ही ऋणात्मक पूर्णांक है, परंतु जो 0 है वो पूर्णांक है। क्लियर है इतना? तो अगर आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि पूर्णांक को कितने भागों में बांटा जा सकता है, तो 3, धनात्मक पूर्णांक, ऋणात्मक पूर्णांक और शून्य। आपसे ये पूछा जा सकता है क्या शून्य पूर्णांक है? तो है, ठीक है। क्या 0 धनात्मक पूर्णांक है? तो नहीं, ठीक है। क्या 0 ऋणात्मक पूर्णांक है? तो नहीं, 0 पूर्णांक है पर ना ही धनात्मक और ना ही ऋणात्मक। और 0 को हम एक अलग से, ठीक है, इससे देखो A0, 0 हम इसको नॉट से रिप्रेजेंट करते हैं। किसको? 0 को नॉट से। कैसे? जैसे अगर मैं यहाँ लिख दूँ A0 तो इसको A0 पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? A0 पढ़ेंगे। अगर मैं यहाँ लिख दूँ Z0 तो इसको क्या बोलेंगे? Z0 पढ़ेंगे। तो 0 को हम अलग एक्स्ट्रा एक और नाम से जानते हैं, किससे? नॉट से जानते हैं, ठीक है। तो आप 0 के बारे में जान पाए। आगे हम विशिष्ट पूर्णांक की बात कर रहे हैं। ये एक बहुत अच्छा क्वेश्चनों में से एक है, विशिष्ट पूर्णांक किसे कहा जाता है, जो कि मैंने लेक्चर के स्टार्टिंग में आपसे पूछा। तो पहले हम इन चीज़ों को मिटा देते हैं। तो आई होप आप ये सारी चीज़ें समझ पा रहे होंगे, जो जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ। अगर
आप इनिशियल कंडीशन में हैं, कहने का मतलब कि आप फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं गणित, तो आपको इन सभी चीज़ों के नोट्स भी बनाना चाहिए, ठीक है। और जिन भी स्टूडेंटों को ऐसा लग रहा है कि लेक्चर की स्पीड धीरे हो रही है, तो इस राइट साइड में यहाँ पर आप जैसे स्क्रीन क्लिक करोगे तो 3 डॉट आएंगे, उन 3 डॉट पर क्लिक करोगे तो वहाँ स्पीड का एक सिंबल मिल जाएगा, तो आप स्पीड बढ़ा सकते हैं, ठीक है। अब इधर आओ, यहाँ पर हम विशिष्ट पूर्णांक की बात कर रहे हैं। तो देखो ऐसा पूर्णांक का मतलब आपको पता चल चुका, माइनस वाली पूरी संख्या है, प्लस वाली पूरी संख्या है, और खुद जीरो भी क्या होता है, पूर्णांक होता है। पर विशिष्ट पूर्णांक की बात आ रहा है, तो हमने जीरो एक अलग से पूर्णांक था, वहीं पर अगर हम एक की बात करें, चीजें समझना, एक ऐसी संख्या है जिसके केवल और केवल एक फैक्टर होता है, ठीक है, एक गुणनखंड होता है, गुणनखंड होता है, ठीक है। तो एकमात्र ऐसी संख्या है जिसका एक गुणनखंड होता है। गुणनखंड किसको बोलते हैं, पहले वो चीजें देखो, ठीक है। मैंने इसका एक स्पेशली लेक्चर डाल रखा है, गुणनखंड के 2 लेक्चर, ठीक है। वहां पर एक अच्छा खासा चैप्टर है गुणनखंड का ही, आप उसे देखें, उससे भी क्वेश्चन पेपर में आते हैं, ठीक है। तो प्लेलिस्ट में आप जाके देख लीजिए, आपको मिल जाएगा। तो सबसे पहले मैं गुणनखंड की बात करता हूँ, उसके बाद हम आते हैं कि विशिष्ट पूर्णांक किसे कहते हैं। तो देखो गुणनखंड किसे बोलते हैं, और गुणनखंड को एक अपवर्त के नाम से जाना जाता है, ठीक है। नाम याद रखना, अपवर्त के नाम से भी जाना जाता है गुणनखंड को। जैसे मैंने अगर यहाँ पर लिख दिया मान लो 1, तो 1 को हम किससे भाग दे सकते हैं, 1 से। मैंने यहाँ लिख दिया 2 को 1 से भाग दे सकते हैं और 2 से भाग दे सकते हैं। मतलब 1 को डिवाइड किन किन संख्याओं से किया जा सकता है, तो 1 से और 2 से। वहीं मैंने अगर 3 की बात करूँ तो 3 को डिवाइड कर सकते हैं 1 से और 3 से डिवाइड कर सकते हैं। 4 की अगर मैं बात करूं तो 4 को किन किन संख्याओं से भाग दिया जा सकता है, तो 1 से, 2 से और 4 से। 5 को किन किन संख्याओं से भाग दिया जा सकता है, तो 1 से और 5 से। 6 को किन किन संख्याओं से भाग दिया जा सकता है, तो 1 से, 2 से, 3 से और 6 से। तो यहाँ से यहाँ तक अगर आपने देखा होगा तो यहाँ पर एक चीज़ नोटिस कीजिए, हम बात कर रहे हैं किसकी, विशिष्ट पूर्णांक की। तो ऐसे पूर्णांक जिसका और केवल एक फैक्टर हो, कहने का मतलब कि ऐसी संख्या जिसको केवल और केवल भाग देने वाली एक ही संख्या उपलब्ध हो, उस संख्या को बोलते हैं विशिष्ट पूर्णांक, ठीक है, स्पेसिफिक नंबर बोलते हैं। तो हम ये बोल सकते हैं कि स्पेसिफिक नंबर हमारे पास क्या है, तो 1। जो 1 है, ये 1 को एक और नाम से जाना जाता है, किस नाम से, तो स्पेसिफिक नंबर या विशिष्ट पूर्णांक के नाम से जाना जाता है, क्योंकि 1 एक ऐसी संख्या है जिसको केवल और केवल 1 से ही विभाजित किया जा सकता है, अदर किसी नंबर से नहीं। बाकी आने वाले सारी संख्याएं, सारे पूर्णांक को भाग देने के लिए 1 से अधिक संख्याएं अवेलेबल है, इसीलिए 1 को क्या कहते हैं, तो विशिष्ट पूर्णांक या स्पेसिफिक नंबर कहा जाता है। तो आप लिखोगे क्या कि ऐसी संख्या जिसको केवल और केवल एक ही संख्या से भाग दिया जाता है, उसे स्पेसिफिक नंबर या फिर विशिष्ट पूर्णांक बोलते हैं। और विशिष्ट पूर्णांक है क्या, तो मात्र और मात्र एक नंबर है, क्या, वो भी 1। क्लियर हो पा रहा है। तो हम विशिष्ट पूर्णांक भी देख चुके हैं। अब बात करते हैं कि अभाज्य संख्याएं किसे कहते हैं, ठीक है। तो अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, तो हम यहाँ पर बात कर लेते हैं फिर से। जो चीजें यहाँ पर लिखी हुई है इसे एक बार और ध्यान से देखो कि 1 को अगर मैं भाग देने की बात करूं तो 1 को केवल और केवल 1 से भाग देते हैं, 1 को केवल और केवल इस 1 से भाग दिया जा सकता है। 2 को 2 से और 1 से भाग दिया जा सकता है, डिवाइड किया जा सकता है। 3 को 1 से डिवाइड किया जा सकता है और 3 से। 4 को 1 से डिवाइड किया जा सकता है, 2 से डिवाइड किया जा सकता है और 4 से डिवाइड किया जा सकता है। 5 को 1 से डिवाइड किया जा सकता है और 5 से 6 को, इस प्रकार। 7 की अगर हम बात करते हैं तो 7 को 1 से और 7 से भाग दिया जा सकता है। तो यहाँ से यहाँ तक देखो, इसको छोड़ दो, ये अलग से एक नंबर आ चुका है, इसको हम क्या बोलते हैं, तो विशिष्ट पूर्णांक बोलते हैं। तो आप एक चीज ये याद रख लो, पहले अभाज्य संख्या किसे बोलते हैं वो देख लो, और यहाँ पर ये देख लेना कि जो अभाज्य संख्या है तो एक अभाज्य है या नहीं है, वो हमें यहाँ से पता चल जाएगा। तो हमने 2, 3, 4, 5 और 7 तक देखा, चाहो तो आगे भी लिख सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं है। परंतु हम यहाँ पर स्पेशली बात करें इस 2 की, तो 2 को भाग देने के लिए हमारे पास केवल और केवल कितने अंक है, 2 अंक है, मतलब 2 संख्याएं 1 और 2। 3 को भाग देने के लिए हमारे पास केवल और केवल कितनी संख्याएं हैं, तो 1 और 3, ठीक है। 5 को भाग देने वाली हमारे पास कितनी संख्याएं हैं, तो 1 और 5। वही 7 को भाग देने वाली हमारे पास कितनी संख्याएं, तो 1 और 7। तो आप यहाँ पर 2 को, 3 को, 5 को और 7 को देखोगे तो 2 को भाग देने के लिए खुद 2 है, 3 को भाग देने के लिए खुद 3 है, 5 को भाग देने के लिए खुद 5 है और 7 को भाग देने के लिए खुद 7 है। और साथ में सबके साथ क्या है,
1 1 1 1 है। तो कहने का मतलब ये एक ऐसी परिभाषा यहाँ से निकलेगी कि ऐसी संख्या जिसको केवल और केवल खुद से, केवल और केवल खुद से मतलब 2 को 2 से, 3 को 3 के, 5 से 5 को 7 को 7 से, ऐसी संख्या केवल जिसको खुद से और 1 से भाग दिया जाता है, खुद से और 1 से भाग दिया जाता है, उन संख्या को अभाज्य संख्या कहते हैं। क्या बोलते हैं? अभाज्य संख्या कहते हैं, प्राइम नंबर कहते हैं। मतलब ऐसी सारी संख्याएं जिसको खुद से और 1 से भाग दिया जाता है, उन्हें क्या बोलते हैं? अभाज्य संख्या या प्राइम नंबर कहते हैं। इसकी दूसरी परिभाषा, दूसरी डेफिनेशन भी मिलती है कि ऐसी संख्याएं जिसके केवल और केवल 2 गुणनखंड हो। 2 के 2 गुणनखंड है, 3 के 2 गुणनखंड है, 5 के 2 गुणनखंड है, 7 के 2 गुणनखंड है, आगे देखोगे 11 के 2 गुणनखंड होंगे, 13 के 2 गुणनखंड होंगे। तो ऐसी सभी संख्याएं जिनके केवल और केवल 2 गुणनखंड मौजूद हो, उन संख्याओं को क्या कहते हैं? तो अभाज्य संख्या कहते हैं, प्राइम नंबर कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर ये देखते हैं कि जो 1 है वो प्राइम नंबर है या नहीं, अभाज्य संख्या है या नहीं। तो परिभाषा क्या बोलती है कि ऐसी संख्या जिसको खुद से और 1 से विभाजित किया जा सकता है। तो 1 को 1 से डिवाइड कर दिया और खुद से, मतलब इसके 1 से तो विभाजित कर रहे हैं वहां तक ठीक है, पर दूसरा कोई इसके पास एक और नंबर है क्या भाग देने के लिए? नहीं। दूसरी परिभाषा अगर हम यहाँ अप्लाई करके देखें कि ऐसी संख्या है जिनके 2 गुणनखंड हो, इसके 2 गुणनखंड, इसके 2 गुणनखंड है, पर 1 के 2 गुणनखंड है क्या? नहीं। इसीलिए जो 1 है वो अभाज्य संख्या नहीं होता है। तो ये आप स्पेसिफिक लाइन लिख सकते हैं कि जो 1 है वो अभाज्य संख्या नहीं होता है, और 1 होता है क्या है? तो विशिष्ट पूर्णांक होता है। तो आपने इसकी दोनों परिभाषा देख ली। एक चीज और, आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं तो आपको एक चीज ये तो पता होगी कि भाज्य और सम और विषम किसको बोलते हैं? तो जो 2 है, समझना यहाँ पर ये संख्या मैं अलग से 2 की बात कर रहा हूं कि 2 यहां देखोगे, यहां से यहां तक 2 एक मात्र सम संख्या, देखो ये 2 एक मात्र, 2 3 देखोगे तो 5 और 7, 2 एक मात्र सम संख्या है जो कि क्या है? अभाज्य संख्या है। ठीक है, क्योंकि 2 के केवल और केवल 2 गुणनखंड होते हैं। तो आपको ये लाइन स्पेसिफिक मेंशन करनी और चीजें समझना है कि 2 को केवल और केवल 1 से और खुद से भाग दिया जा सकता है। इसलिए हम ये बोलेंगे कि 2 क्या है? तो एक मात्र सम अभाज्य संख्या है। ठीक है, मतलब ओनली और ओनली 1 एक ऐसी संख्या है, 2 ऐसी संख्या है, ऐसा नंबर है जो कि अभाज्य संख्या है, जो और साथ में क्या है? सम है। तो क्वेश्चन इससे क्या बनता है? तो ऐसी कौन सी संख्या है जो सम भी है और अभाज्य भी है? तो क्या होगी? 2 होगी। ये याद रख पाओगे आप। और 1 अभाज्य संख्या नहीं होती है। ठीक है, ये भी याद रखोगे। 1 को हम क्या नाम से जानते हैं? तो स्पेसिफिक नंबर या विशिष्ट संख्या से तो हम अभाज्य संख्या समझ पाए। ठीक है, अब हम भाज्य संख्या की बात करते हैं, कंपोजिट नंबर। तो भाज्य संख्या को समझना एक बहुत सिंपल सी बात है कि ऐसी संख्या, ठीक है, जिनको 2 संख्या से ज्यादा संख्याओं से भाग दिया जा सकता है। जैसे, ठीक है, अब देखो यहाँ पर जैसे 4 था, इसको 1 से, 2 से और 4 कितनी संख्याओं से भाग दिया जा सक रहा है? 3 संख्याओं से। 6 है, इसको कितनी संख्याओं से भाग दिया जा सक रहा है? 4 से। अगर मैं 12 लिखता तो 12 को 1 से, 2 से, 3 से, 4 से, 6 से और 12, मतलब ऐसी संख्याएं जिनको 2 संख्याओं से ज्यादा संख्याओं से भाग दिया जा सकता है, उसे बोलते हैं कंपोजिट नंबर या भाज्य संख्याएं कहते हैं। तो भाज्य संख्याएं क्या हो जाएगी? 4 हो जाएगी, इसको 1 से, 2 से, 4 से भाग दे सकते हैं। 6 एक भाज्य संख्या हो जाएगी, इसको हम किस किस से भाग दे सकते हैं? 1 से, 2 से, 3 से और 6 से। वहीं पर 8 एक भाज्य संख्या हो जाएगी। तो इस प्रकार आप आगे लिखते जाओगे। अभाज्य संख्या की बात करें तो स्टार्ट कहाँ से होती है? 2 से, फिर 2 के बाद क्या आ जाता है? 3, फिर आ जाता है 5, फिर आ जाता है 7, फिर 11, फिर 13, फिर यहाँ 19 और 17 भी था, है ना। तो ये सारी की सारी अभाज्य संख्या जाएगी। विशिष्ट पूर्णांक किसको बोलते हैं? तो 1 को बोलते हैं। शून्य, G0 किसको बोलते हैं? सिर्फ 0 को ही बोलते हैं। पूर्णांक के अंतर्गत क्या आ जाता है? तो माइनस इन्फिनिटिव। इधर अगर हम देखेंगे तो -3, -2, -1, 0 और 1, 2, 3 और इन्फिनाइट तक हो जाएगा। ये चीज आप समझ पा रहे हैं? पूर्णांक। अब अगर हम वहां पर पूर्ण संख्या की बात करें तो पूर्ण संख्या में क्या आ जाता है हमारे पास? 0, 1, 2, 3 और ये कहाँ तक? इन्फिनाइट तक आ जाता है। हम अगर यहीं प्राकृत संख्या की बात करें तो प्राकृत संख्या के अंतर्गत क्या आ जाता है? तो प्राकृत संख्या में आ जाता है 1, 2, 3 और इधर इन्फिनाइट तक। और अंक में टोटल कितने अंक आ जाते हैं? 10, जो कि 1 से लेकर 0 तक होते हैं। तो यहाँ तक हम सारी चीजें समझ चुके हैं। ठीक है, अब बात आती है नीचे की। ठीक है, तो जितना आपने पढ़ा वो आप रिवाइज भी कर चुके होंगे, क्योंकि इसके माध्यम से हम नॉर्मली कम शब्दों में रिवाइज कर सकते हैं। अब देखो,
इससे रिलेटेड हम कल क्वेश्चन भी देखेंगे, मतलब अगले लेक्चर में। पहले हम ये सारी चीज़ें समझ लें, और जब तक हम ये सारी चीज़ें समझेंगे नहीं तब तक हम एक अच्छी पकड़ नहीं बना सकते नंबर सिस्टम में भी। और नंबर सिस्टम अगर बहुत अच्छे से पढ़ ले तो मैं खुद 2-2 घंटे की क्लास अगर लूँ तो 1 महीने कम से कम पढ़ा सकता हूँ इस नंबर सिस्टम को, कम से कम 1 महीने, और ज़्यादा से ज़्यादा 2 महीने भी पढ़ाया जा सकता है, इतना बड़ा चैप्टर है। पर हमें अपने एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ना है, जो हमारे पेपर में आ रहा है वही, क्योंकि यहाँ पर वास्तविक और अवास्तविक संख्या की बात ही नहीं कर रहे हैं। आपको दिख रहा होगा हमने कहीं भी नहीं लिखी है ना। अब बात कर रहे हैं सह अभाज्य संख्या। अब इसे क्या बोलते हैं वो देखो, सह अभाज्य संख्या, ठीक है। सह अभाज्य संख्या या को प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर। अब देखो सह अभाज्य संख्या किसे कहा जाता है? ऐसी दो संख्या, सीधे देखो, पहले तो मैं अगर यहाँ लिख दूं 2 और 3, ठीक है, ये लिखा। यहाँ पर लिख दूं 6 और 7, यहाँ अगर मैं लिख दूं 7 और 8, यहाँ लिख दूं मैं 9 और 10। तो ये संख्या जो मैंने लिखी है, ऐसी संख्या जिसमें केवल और केवल एक गुणनखंड कॉमन हो। एक गुणनखंड कॉमन हो मतलब 2 को 1 से भाग दिया जा सकता है और 2 से। 3 को भाग दिया जा सकता है 1 से और 3 से। तो 2 और 3 में देखेंगे तो 1 और 3 गुणनखंड है, 2 का 1 और 2 और 3 का 1 और 3 है। तो ऐसी संख्या है जिसके केवल और केवल एक गुणनखंड कॉमन हो। या दोनों संख्याओं को देखो एक गुणनखंड कॉमन है, उसको हम क्या बोलते हैं? सहअभाज्य संख्या। अगर मैं इसकी बात करता तो 6 को 1 से डिवाइड कर सकते हैं, बाकी अदर से भी कर सकते हैं। 7 को 1 से और 7 से डिवाइड कर सकते हैं। तो एक ऐसा कॉमन फैक्टर है जो कि इन दोनों को भाग दे सकता है। वैसे ही इन दोनों को भी 1 से भाग दिया जा सकता है, इन दोनों को भी 1 से भाग दिया जा सकता है। मतलब इनका जो कॉमन फैक्टर होगा या कॉमन गुणनखंड होगा वो कितना होगा? 1 होगा। तो ऐसी सारी संख्या है जिसका कॉमन गुणनखंड 1 हो, ठीक है, उसके अलावा और कोई दूसरा ना हो, ठीक है। ऐसी संख्या का जोड़ा जिनका कॉमन गुणनखंड या कॉमन भाज्य केवल और केवल 1 हो, कोई दूसरा ना हो, उन संख्या को हम क्या बोलते हैं? अभाज्य संख्या, सह अभाज्य संख्या बोलते हैं। जैसे मैं ये भी लिख सकता हूँ यहाँ पर 17 और 18। 17 और 18 को देखो, इसको तो केवल और केवल 17 से ही, क्योंकि अभाज्य संख्या तो है ही, और 18, इन दोनों का कॉमन फैक्टर क्या आएगा? मात्र 1। एक ऐसा नंबर है जो कि 17 को भी डिवाइड करेगा, 18 को भी। अदर कोई ऐसा नंबर है क्या कि जो दोनों को डिवाइड कर पाए? तो नहीं। इसलिए आप ये समझ पाएंगे कि हम सह अभाज्य संख्या किन्हें कहेंगे, ठीक है। अब बात सबसे अच्छी आती है कि सम संख्या, ठीक है। अब आगे देखो, सहअभाज्य संख्या समझ पाए। अब सम संख्या देखो, यहां पर एक सहअभाज्य संख्या के साथ एक चीज और होती है, द्विअभाज्य संख्या, ठीक है। मैं यहां लिखना भूल गया, द्विअभाज्य संख्या। देख लो उसे किसको बोलते हैं हम? द्विअभाज्य संख्या। वो चीजें एक एक्स्ट्रा याद रख लेना, इसके साथ ही याद करना, ठीक है। द्विअभाज्य संख्या। अब देखो, ऐसी संख्याएं जिनके मध्य 2 का अंतर हो। पहले तो मैं एग्जांपल आपको बता देता हूं कि द्विअभाज्य संख्या हम किसको बोलेंगे। जैसे मैं यहाँ अगर लिख दूं 5 और 7, ठीक है, ये लिख देता हूं। अगला जोड़ा मैं लिख देता हूं 11 और 13 का। अगला जोड़ा लिख देता हूं मैं 17 और 19 का। तो ऐसी अभाज्य संख्याएं जिनमें 2 का अंतर हो। यहाँ कितने का अंतर है? 2 का। यहाँ कितने का अंतर है? 2 का। यहाँ कितने का अंतर है? 2 का। तो ऐसी सारी संख्याएं जिनमें 2 का, मतलब ऐसी संख्या का जोड़ा जिनमें 2 का अंतर हो और वो अभाज्य हो, ठीक है, या सह अभाज्य हो, तो उन संख्या के जोड़े को हम क्या बोलते हैं? तो द्विअभाज्य संख्याएं बोलते हैं, ठीक है। ये भी दोनों अभाज्य, 2 का अंतर है, दोनों अभाज्य, 2 का अंतर है, दोनों अभाज्य, 2 का अंतर है। तो इन संख्याओं को क्या कहा जाता है? द्विअभाज्य संख्या कहा जाता है। दोनों के दोनों अभाज्य हो और 2 का अंतर हो, ठीक है। तो इसे क्या कहेंगे? द्विअभाज्य संख्या। जबकि सह अभाज्य संख्या की डेफिनेशन और कंडीशन अलग है। अब बात कर रहे हैं हम सम संख्या की, और ये एक ऐसी कंडीशन है जिसको ऐसा शायद ही कोई स्टूडेंट होगा जो इसे देख रहा और नहीं जानता हो। तो सम संख्या हम ऐसी संख्या जिसको 2 से डिवाइड कर सकते हैं, जैसे कि 4 2 से भाग दे सकते हैं, 6 2 से भाग दे सकते हैं, 10 2 से भाग दे सकते हैं। मतलब ऐसी सारी संख्याएं जिन्हें 2 से भाग दिया जा सकता है उसे हम क्या बोलते हैं? तो सम संख्या कहते हैं। अब विषम संख्या किसको बोलते हैं? ऐसी संख्या है, तो देखो यहाँ पर 4 6 10 इन सबको क्या बोलेंगे? सम संख्या, क्योंकि 2 से भाग दिया जा सकता है। अब अगर हम विषम संख्या की बात करें तो ऐसी सारी संख्या जिसे 2 से भाग नहीं दिया जा सकता। जैसे 1 को क्या हम 2 से भाग दे सकते हैं? नहीं। 3 क्या इसे 2 से भाग दे सकते हैं? नहीं। 5 इसे नहीं, ठीक है।
एंड सो ऑन। तो ऐसी सारी संख्याएं जिसे 2 से भाग नहीं दिया जा सकता वो विषम संख्या कहलाती है, ये आपको पता है, ठीक है, ऑड नंबर। अब संपूर्ण संख्या किसको बोलते हैं, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है, कि संपूर्ण संख्या किसे कहा जाता है। अब देखो मैं एक कंडीशन समझा रहा हूँ यहाँ पर, आप शायद इसे समझ पाओगे। पहले तो अगर मैं समझाना चाहूँ तो बिल्कुल समझोगे आप, और थोड़ी सी इच्छा आपकी भी होनी चाहिए कि आप इसे समझने की चेष्टा रखो, ठीक है। हम किसकी बात कर रहे हैं, संपूर्ण संख्या, ठीक है, जिसको बोलते हैं परफेक्ट नंबर, संपूर्ण संख्या, और इसे ही कहा जाता है परफेक्ट नंबर, परफेक्ट नंबर। अब देखो संपूर्ण संख्या या परफेक्ट नंबर किसको बोलते हैं, तो जैसे हम अगर 6 की बात करें तो 6 एक ऐसी संख्या है जिसको हम 1 से भाग दे सकते हैं, क्लियर होगा, चीजें समझना, 2 से भाग दे सकते हैं, 3 से भाग दे सकते हैं और 6 से भाग दे सकते हैं। तो ये तो कोई बड़ी बात नहीं हुई, ये तो हम बहुत काफी समय से पढ़ते आ रहे हैं। इन सबको जोड़ो, कितना आ रहा है वो देखो, तो 6 और 3 9, 9 और 2 कितना होता है 11, 11 और 1 कितना होता है 12। क्लियर हो पा रहा है, चीजें थोड़ा सा धैर्य रखना। एक संख्या और लेता हूं मैं 28, 28 को हम भाग दे सकते हैं 1 से, 2 से, और भाग दे सकते हैं किसके, 4 से, 7 से, 14 से, ठीक है, और 28 से। चीजें समझना, ये 2 नंबर मैंने लिए हैं और इनसे हम सीखेंगे कि संपूर्ण संख्या किसे कहेंगे। अब क्या करो, एक बार इन सभी संख्या को हम जोड़ते हैं। तो हमने क्या करा कि 6 को भाग दिया जा सकता था 1 से, 2 से, 3 से और 6 से, हमने इन सभी को जोड़ा तो कितना आया 12। 28 एक दूसरी संख्या ली और इनके जो गुणनखंड थे, मतलब जिसको जिन संख्याओं से 28 को भाग दिया जा सकता था उनको सबको लिख दिया 1 2 4 7 14 और 28। अब इन सबको जोड़ते हैं। अब जोड़ेंगे तो देखो क्या हमें मिल रहा है स्पेशल, 14 दूनी 28, 14 3 42, 42 और 7 कितना हो जाएगा 49, 49 और 4 कितना हो जाएगा 53, 53 और 2 कितना हो जाएगा 55, 55 और 1 कितना हो जाएगा 56। तो यहाँ पर एक स्पेसिफिक कंडीशन आपको देखने को मिलेगी कि ऐसी संख्याएं जिनके गुणनखंड का योग उस खुद संख्या से दुगना हो। कहने का मतलब देखो, ये 6 से क्या आ गई दुगना आ गई, कौन 12, 28 से ये क्या आ गई दुगना आ गई क्या 56। तो 6, 28 और आगे की हर वह संख्या जिनके गुणनखंडों का योग उस खुद संख्या से क्या हो दुगना हो, वह संख्या परफेक्ट संख्या या संपूर्ण संख्या कहलाती है, ठीक है। आप डेफिनेशन समझ पा रहे होंगे कि ऐसी संख्या जिनके गुणनखंडों का क्या योग, ये सब गुणनखंड थे 6 के, इनका योग कितना आया 12। तो ऐसी संख्या जिसके गुणनखंडों का योग खुद संख्या से क्या हो दोगुना हो, उसे हम संपूर्ण संख्या या परफेक्ट नंबर बोलते हैं। तो 28, इसके सभी एक गुणनखंड, इन सभी का योग 56। तो ऐसी संख्या मीन्स 28 जिनके सभी गुणनखंड, मतलब ये गुणनखंड, इनका योग मतलब कितना 56। अगर इन सभी गुणनखंडों का योग इस संख्या से दुगना अगर हो तो ये संख्या क्या कहलाएगी 28 कहलाएगी। अगर मैं आपसे बोल दूं कि 14 क्या परफेक्ट संख्या है तो आप करेंगे क्या, 1 करेंगे, 2 करेंगे, 7 करेंगे और 14 करेंगे। इन सभी को जोड़ेंगे 7 या 21, 22 23 और 1 24। तो क्या 24 14 का डबल है, नहीं, मतलब 14 परफेक्ट संख्या नहीं है, ठीक है, संपूर्ण संख्या नहीं है। तो आई होप आप समझ पाए होंगे कि परफेक्ट नंबर किसको बोलेंगे। तो आपसे पेपर में पूछ सकता है कि 12 परफेक्ट नंबर है या नहीं, तो 12 के सभी गुणनखंड निकालना और सभी गुणनखंडों को जोड़ना है, और वो गुणनखंड यदि 12 का डबल आ जाए तो परफेक्ट नंबर या संपूर्ण संख्या कहलाएगा, अदरवाइज नहीं, ठीक है। तो ये 2 एग्जांपल मैंने दिए, इसे उतार सकते हैं कि ये दोनों के दोनों संपूर्ण संख्या या परफेक्ट नंबर है। आगे देखते हैं। और ये ऐसी चीजें हैं कि मैक्सिमम आपको तो पुस्तकों में नहीं मिलेगी, और मिलेगी तो कुछ कुछ चीजें मिलेगी। अब हम बात कर रहे हैं परिमेय संख्या, बहुत सिंपल है, आप सब भी जानते हैं, परंतु मैंने शुरू में एक एग्जांपल दिया है जो आप तक अभी तक अटके होंगे कि उसका आंसर क्या होगा, ठीक है। तो हम बात कर रहे हैं परिमेय संख्या की, परिमेय संख्या, परिमेय संख्या, और इसको बोल देंगे रेशनल नंबर, ठीक है। परिमेय संख्या या रेशनल नंबर मतलब ऐसी सारी संख्या जिसको P अपॉन Q में लिख सकते हैं, ऐसी सारी संख्या जिसको P अपॉन Q में लिखा जा सकता है उसको परिमेय संख्या बोलते हैं, ठीक है। थोड़ा सा नोटिस करना है यहाँ,
P अपॉन Q में लिख सकते हैं वहाँ तक ठीक है, परंतु Q का मान 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। अगर यहाँ 0 लिख देंगे तो पूरा का पूरा क्या बन जाएगा, अनंत। क्या बन जाएगा, अनंत। कि किसी संख्या को 0 से भाग देते तो क्या बन जाता है, अनंत बन जाता है। तो हम ये बोल सकते हैं कि P अपॉन Q के रूप में जिसको लिख सकते हैं उसको परिमेय संख्या बोलते हैं, परंतु Q का मान 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, परंतु P का मान 0 के बराबर हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर देखो कि अगर मैं यहाँ लिखूँ 7/8 तो ये परिमेय संख्या है, समझना। यहाँ पर लिख दूँ मैं 13/14 तो ये परिमेय संख्या है, सॉरी परिमेय लिख दे 3/7 तो ये भी परिमेय संख्या है। परंतु अगर इसी संख्या को, समझना, इस संख्या को, हाँ इस संख्या को अगर मैं लिख दूं ऐसा तो ये परिमेय संख्या नहीं है, समझना, ये परिमेय संख्या नहीं है। एक चीज होती है, यहाँ पर मैंने भिन्न का नाम नहीं लिखा, 1 मिनट में भिन्न और समझा देता हूँ आपको, ठीक है। भिन्न जिसको फ्रैक्शन बोलते हैं, ठीक है। तो भिन्न हम किसको बोलते हैं, 1 मिनट ये भी समझो, जिसका अंश हो और जिसका हर हो। तो भिन्न हम किसको बोलते हैं कि जिसका अंश हो और हर हो, दोनों अगर है तो वो क्या कहलाएगा, भिन्न कहलाएगा। तो 1 मिनट भिन्न समझो पहले। भिन्न अपने आप में 4 प्रकार का होता है, उसकी बात हम भिन्न में ही करेंगे। तो मैंने अगर यहाँ 1 लिख दिया, 2 लिख दिया तो ये भिन्न है, क्योंकि इसके बटे में कुछ नहीं है, मतलब 1 है। इसके बटे में 1 है, मतलब अंश बटे हर अगर है तो ये भिन्न होगा। मैं अगर आपसे बोल दूं कि 0 भिन्न है या नहीं, समझना, उसके बाद हम इधर चलते हैं। तो 0 भिन्न है या नहीं, तो बिल्कुल 0 जो भिन्न है, क्योंकि 0 के बटे में क्या लिखा जा सकता है, 1 लिखा जा सकता है। तो 0 अपने आप में भिन्न था, 1 2 3 अपने आप में भिन्न थे, ठीक है। अब अगर मैं आपसे बोल दूं कि 3/7 इसमें अंश और हर दोनों है तो ये भिन्न होगा। 6/14 ये भिन्न है, क्योंकि इसमें अंश और हर है। तो अंश और हर होना भिन्न कहलाता है, परंतु अंश और हर होना परिमेय संख्या कहलाए कोई जरूरी नहीं है। परिमेय संख्या तब ही हम बोलेंगे जबकि इसको हम एक सरल रूप प्रदान कर दे। मतलब 6/14 भिन्न तो है, 6/14 भिन्न तो है, पर ये परिमेय संख्या नहीं है। परिमेय संख्या कब बनेगी, जब हम इसका सरलतम रूप लिखेंगे। मतलब इसको 2 से काटेंगे तो कितना आएगा, 3, इसे 2 से काटेंगे तो कितना आएगा, 7। मतलब 3/7 ये परिमेय संख्या है, परंतु 6/14 परिमेय संख्या नहीं है, रेशनल नंबर नहीं है। क्यों, क्योंकि ये इसका और सरलतम रूप प्राप्त किया जा सकता है। तो सबसे सरलतम रूप भिन्न का, समझना, भिन्न का सबसे सरलतम रूप परिमेय संख्या कहलाता है। भिन्न का सबसे सरलतम रूप परिमेय संख्या कहलाता है। मतलब जो भिन्न दिया है अंश बटे हर, और भिन्न किसको बोलेंगे, जिसका अंश हो और हर हो उसे कहेंगे भिन्न। काटो नहीं काटो कोई दिक्कत नहीं, पर 6/14 दिया तो भिन्न था, भिन्न तो था पर परिमेय संख्या नहीं थी। जैसे मैं अगर आपको लिख दूं कि 16/18 क्या ये भिन्न है, तो आप बोलोगे बिल्कुल हाँ, क्योंकि यहाँ पर अंश है और अंश भी है और हर भी है, परंतु ये परिमेय संख्या नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि इसका सरलतम रूप अभी प्राप्त होना बाकी है, कि 16/18 का सरलतम रूप प्राप्त होना बाकी। मतलब इसे 2 से काटेंगे तो 8, इसे 2 से काटेंगे तो कितना आएगा, 9। मतलब 8/9 ये तो भिन्न भी होगा और परिमेय संख्या भी होगी, परंतु वहीं पर 16/18 भिन्न तो है पर परिमेय संख्या नहीं है। तो आई होप आप समझ पाए होंगे कि परिमेय संख्या जिनको अंश और हर दोनों में लिखा जा सकता है, परंतु सरलतम रूप हो उसको बोलते हैं परिमेय संख्या। परिभाषा की अगर हम बात करें तो भिन्न के सरलतम रूप को क्या बोलते हैं, परिमेय संख्या कहा जाता है, ठीक है। पर वो अंश और हर में होना चाहिए, और हर कभी भी 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। यहाँ पर अगर मैं करनी 2 की बात कर देता तो करनी 2 क्या परिमेय संख्या है, तो नहीं, क्योंकि इसको ऐसा बटे में तो लिख सकते हैं 1, परंतु करनी 2 का मान अभी आना बाकी है, जो कि क्या होता है 1.414 और आगे भी अभी सॉल्व होगा, ठीक है। मतलब ये भी कहाँ तक सॉल्व होगा ये कंफर्म नहीं है, इसलिए करनी वाली सारी संख्या परिमेय संख्या नहीं होती है। और हम एक और बात करते हैं किसकी, पाई की। तो पाई भी परिमेय संख्या नहीं है। क्यों नहीं है पाई परिमेय संख्या, क्योंकि जो पाई है एक मात्र संकेतक मात्र है, ठीक है। अगर जब आप अच्छे से गणित पढ़ोगे तो आपको ये पढ़ने को मिलेगा कि जो पाई है वो एक संकेतक मात्र है। जो पाई को हम लाते किससे हैं, तो जब भी हम परिधि में, ठीक है, परिधि मतलब वृत्त है और इसकी वृत्त की परिधि को जब हम भाग देते हैं किससे, व्यास से, ठीक है। जब भी वृत्त की परिधि को व्यास से भाग देंगे तो एक नंबर आता है, उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं किससे, पाई से। याद रखना कि वृत्त की परिधि को अगर हम व्यास से भाग दें तो जो नंबर आता है हम उसे क्या बोलते हैं, पाई बोलते हैं। पर पाई का एग्जैक्ट मान 22/7 नहीं होता है, ये लगभग मान होता है 22/7। तो जो 22/7 है ये मान परिमेय संख्या होगा,
परंतु पाई परिमेय संख्या नहीं होगी, क्योंकि पाई का कोई निश्चित मान नहीं है। ये लगभग मान है कौन सा, 22/7, तो 22/7 परिमेय संख्या है, पर पाई परिमेय संख्या नहीं है। और अगर आपसे पूछ ले जाए कि पाई क्या है, तो मात्र एक संकेतक मात्र है, जो कि अनुपात है किसका, परिधि और व्यास का अनुपात है, पाई। क्लियर है। और करनी वाली कोई भी संख्या परिमेय संख्या नहीं होती है। 0 एक परिमेय संख्या है, क्योंकि 0 को हम अंश और हर में लिख सकते हैं। क्या अनंत परिमेय संख्या है, तो नहीं। ठीक है, अनंत परिमेय संख्या नहीं है, पर 0 परिमेय संख्या होगा। तो आई होप आप ये सारी चीजें समझ पाए होंगे। और अगर कोई डाउट हो तो लिखना। परंतु देखो, एक अपरिमेय संख्या देख लो। अपरिमेय संख्या हम किसको बोल देंगे, तो ऐसी सभी संख्याएं जिसको अंश और हर में लिखा नहीं जा सकता। ठीक है, ऐसी संख्याएं अपरिमेय संख्या जिसको अंश और हर में नहीं लिखा जा सकता, मतलब पूर्ण तरह। जैसे हम अगर बात करें किसकी, अपरिमेय संख्या, तो करनी वाले कोई भी वैल्यू, जैसे 2 हुआ, 3 हुआ, 5 हुआ, इनको सॉल्व जब हम करेंगे तो इसकी एक परफेक्ट वैल्यू आना बाकी है, इसलिए ये परिमेय संख्या है क्या, नहीं। तो ये कौन सी संख्या है, ये अपरिमेय संख्या है। ठीक है, इरेजनल नंबर कहलाएंगे ये करने वाली सारी वैल्यू। और यहाँ पर जो पाई भी है वो एक अपरिमेय संख्या कहलाएगी। तो हमने जितना अभी पढ़ा, 1 मिनट क्विक रिविजन ले लेते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद लेक्चर कंप्लीट करते हैं। तो आपने भी पढ़ा, मेरे साथ साथ बोलना। अंक टोटल कितने होते हैं, 10, जिनसे मिलकर क्या बनती है, संख्या बनती है, हम देख चुके हैं। प्राकृत संख्या किसको बोलते हैं, 1 से लेकर अनंत तक जो भी अंक संख्याएं हैं उसे प्राकृत संख्या बोलते हैं। पूर्ण संख्या किसको बोलते हैं, जब प्राकृत संख्या में 0 को सम्मिलित कर लिया जाए तो उसे पूर्ण संख्या कहा जाता है। पूर्णांक किसे बोलते हैं, तो ऐसे संख्याओं का समूह जिसमें 0 प्लस की सारे पूर्णांक और माइनस के सारे पूर्णांक शामिल हो तो उसे पूर्णांक बोलते हैं। पूर्णांक अपने ही स्तर पर 3 प्रकार का होता है। एक धन पूर्णांक, जिसमें धन की सारी संख्या पूर्ण अंक में हो, और एक ऋण की सारी संख्या पूर्ण अंक में हो, उसे ऋणात्मक पूर्णांक। और 0 भी अपने आप में एक पूर्णांक होता है। और शून्य को एक और नॉट के नाम से पढ़ते हैं। ठीक है, और शून्य अपने आप में एक पूर्णांक है, परंतु शून्य ना तो धनात्मक पूर्णांक है ना ही ऋणात्मक पूर्णांक है। वहीं पर हम विशिष्ट पूर्णांक की बात करें, स्पेसिफिक नंबर, तो एक ऐसी संख्या या ऐसा नंबर जिसको केवल और केवल उसी संख्या से भाग दिया जा सके, अदर कोई भी नंबर से नहीं, उसे हम बोलते हैं विशिष्ट पूर्णांक या स्पेसिफिक नंबर। तो स्पेसिफिक नंबर क्या होता है, 1 होता है केवल और केवल। अभाज्य संख्या वह सारी संख्या जिसके केवल और केवल 2 फैक्टर हो, अभाज्य संख्या कहलाती है। या ऐसी संख्या है जिनको एक और खुद से विभाजित किया जा सके, उसे हम बोलते हैं अभाज्य संख्या। भाज्य संख्या ऐसी सारी संख्या जिसको 2 से अधिक गुणनखंड हो, या ऐसी संख्याएं जिसको भाग देने के लिए 2 से अधिक संख्याएं उपलब्ध हो, उसे हम बोलते हैं भाज्य संख्या। सह अभाज्य संख्या को प्राइम नंबर, ऐसी संख्या जिनका महत्तम समापवर्तक 1 हो, या ऐसी 2 संख्या का समूह या 3 संख्या का समूह जिनका महत्तम समापवर्तक है, जिनको भाग देने के लिए केवल और केवल एक कॉमन फैक्टर हो, केवल और केवल एक, तो उसको हम बोलते हैं क्या, सह अभाज्य संख्या। सह अभाज्य संख्या के साथ हमने द्विअभाज्य संख्या पढ़ा था। ऐसी अभाज्य संख्या का समूह जिनके बीच 2 का अंतर हो, उसे द्विअभाज्य संख्या कहा जाता है। फिर सम संख्या, ऐसी सारी संख्या जिनको 2 से भाग दे सकते हैं, सम संख्या कहलाती है। ऐसी सारी संख्या जिन्हें 2 से भाग नहीं दिया जा सकता, विषम संख्या कहलाती है। पूर्ण संख्या, परफेक्ट नंबर, ऐसी सारी संख्या जिनके गुणनखंडों का योग उस खुद संख्या से दुगुना हो, वह पूर्ण संख्या या परफेक्ट नंबर कहलाती है। परिमेय संख्या, ऐसी सारी संख्या जिसके अंश और हर का सरलतम रूप विद्यमान हो, उसे परिमेय संख्या बोलते हैं। और अपरिमेय संख्या, ऐसी संख्या जिसको अंश और हर में लिखा नहीं जा सकता, उसे अपरिमेय संख्या बोलते हैं। ठीक है, तो इस लेक्चर में इतना ही। अगले लेक्चर में हम इसका आगे का पार्ट क्वेश्चन आंसरिंग से स्टार्ट करेंगे। लेक्चर अगर अच्छा लगा तो इसे लाइक कर दो, शेयर कर दो। ठीक है, और फर्स्ट टाइम यदि चैनल पे आए तो चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, अगले लेक्चर में फिर मुलाकात होगी। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।